तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मॉक टेस्ट नंबर हमारा जो है, देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मॉक पेपर हमारा 8वां है। और सबसे पहले जो है हम सामान्य अध्ययन सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है हम साइंस के क्वेश्चन देखेंगे, उसके साथ हम रीजनिंग सॉल्व करेंगे और प्लस हम मैथ सॉल्व करेंगे। और पूरा पीडीएफ आपको फ्री मिलेगा, वह भी टेलीग्राम पर। अभी अभी तक अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको जो है विद्यार्थियों से जीवन रिलेटेड आपको जो भी वैकेंसी आ रही है या कुछ न्यूज़ वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही जो क्लासें चलती हैं उसका पीडीएफ भी आपको निःशुल्क वहाँ प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। और आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न नज़र आ रहा है और इसका जवाब दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो अरावली, शिवालिक, विंध्यन और अन्नामलाई। तो 4 विकल्प दे रखे हैं। अगर बात करूं, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें शिवालिक हो जाएगा। अब शिवालिक क्या है? तो शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी एवं दक्षिणी श्रृंखला है, जो कि सबसे नवीन पर्वत श्रेणी में यह आता है। और इस श्रृंखला का जो निर्माण हुआ था वह टार्सियर युग में भूगर्भीय हलचल के फलस्वरूप हुआ था। अरावली श्रृंखला 370 मिलियन वर्ष पुरानी है। यह भारत की ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है। तो ऑप्शन बी हम इसमें करेक्ट कर देंगे। कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो आपका वैकेंट थर्ड है, अच्युत देव राय है, आलिया राम राजा है और श्रीरंगा थर्ड है। तो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो यह आपका था श्रीरंगा, आपका थर्ड है। और यह बात करें तो यह विजयनगर का जो है अंतिम शासक था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का, इन्हें भी देखिए हरिहर और बुक्का, यह दो भाई थे। हरिहर और बुक्का नाम के यह दो भाई थे जिन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अब कब की थी? तो 1336 ईस्वी में। 1336 में इन दोनों भाइयों ने, हरिहर और बुक्का नाम के, इन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इस साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश, सालूज वंश और तुलुब वंश और अरविंद वंश ने शासन किया। अब तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कि भारत में ब्रिटिश शासन के बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल डैश डैश के शासनकाल में शुरू की गई थी। ऑप्शन आपके पास है लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस और बेलीजली और आपका लॉर्ड क्लाइव। तो तीसरे का हमारा विकल्प नंबर जो है वह सी करेक्ट हो जाएगा कि भारत में ब्रिटिश शासन के बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलीजली के शासनकाल में हुआ था। अगर संस्मरण में रहे, लॉर्ड बेलीजली को सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी के राज्य हड़प नीति के लिए भी जाना जाता है। तो हम ऑप्शन सी करेक्ट कर देंगे। चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? ऑप्शन आपके पास है माउंट ल्होत्से और माउंट मकालू, माउंट फूजी और माउंट कंचनजंगा। तो हिमालय का सबसे तीसरा और बड़ा शिखर कौन सा है? तो ये हो जाएगा, ये हमारा विकल्प हो जाएगा माउंटन कंचनजंगा। अब यह जो है विश्व का, देखिए हिमालय तीसरा सबसे बड़ा शिखर माउंट कंचनजंगा है। और यह हिमालय के 3 बड़े हेलेन दल्लू के उत्तर में 5 किलोमीटर दूर है और गैली के पश्चिम में 2 मीटर दूर है। हेलन इंदु के दक्षिण में है। तो ऑप्शन डी हम करेक्ट कर देंगे। कह रहा नीलगिरी पर्वत डैश डैश का उदाहरण है। तो संचित पर्वतों, प्रखंड पर्वतों, अवशिष्ट पर्वतों और मोड़दार पर्वतों। तो नीलगिरी पर्वत डैश डैश के उदाहरण है। तो 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 5 का ऑप्शन नंबर, अभी एक मिनट ज़रा, एक मैं थोड़ा सा 4 नंबर का मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल से बता दूं। अगर बात करें हिमालय के 3 बड़े सबसे आपके कौन कौन से हैं शिखर, तो माउंट एवरेस्ट की बात करें। देखिए माउंट एवरेस्ट की, माउंट
एवरेस्ट की अगर बात करें तो यह आप देखिए, ये आपका कितना मीटर है, तो 8800 मीटर ये है, 8800 मीटर है। और यहीं पर K2 की बात करें तो K2 आपका कितना है, तो K2 आपका 8611 मीटर ये है, 8611 मीटर ये है K2। और कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा कितना है, कंचनजंगा कितना मीटर है, तो कंचनजंगा जो है आपका वह है 8500 जो है 98 मीटर है। तो यह आप ध्यान रखिएगा, आपका कई बार ये इन जो है इनकी आपका मीटर में भी पूछा जाता है। अब यहीं देखिए, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण तो बात करें तो विकल्प अवशिष्ट पर्वतों हो जाएगा। नीलगिरी पर्वत अवशिष्ट पर्वतों का एक ही उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का निर्माण विभिन्न कारकों जैसे अपरदन, ताप और दाब आदि के कारण होता है। नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल में फैला हुआ था। अवशिष्ट पर्वत में विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट आदि यह सब आते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है, तो शीत शरद ऋतु, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध, और सी है उष्ण कटिबंध और शीत तटवर्ती। तो 6 नंबर प्रश्न है, अगर बात करें 6 नंबर की, विकल्प ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट कर देंगे। जो कालाहारी मरुस्थल है वह अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण में बोत्सवाना और नीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका देश से घिरा हुआ है। यह उष्णकटिबंधीय प्रकार का मरुस्थल है। यहाँ के स्थायी निवासियों को आपका बुशमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यहाँ यह भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता है, तो बुशमैन कहा जाता है। ऑप्शन बी हम उपोष्ण कटिबंध करेक्ट कर देंगे। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि राज्यों के राज्यपाल के केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है, तो कनाडा से, आयरलैंड से, स्विट्जरलैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो 7वें का ऑप्शन नंबर हम ए लगा देंगे कि राज्यों के राज्यपाल का जो केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान लिया गया है वह आपका कनाडा से लिया गया है। और आयरलैंड से क्या लिया गया है, आयरलैंड से राज्यों के सदस्यों का नामांकन, किसका, तो राज्यों के सदस्यों का नामांकन, सदस्यों का नामांकन यह आपका आयरलैंड से लिया गया है। और स्विट्जरलैंड से क्या लिया गया है, तो यानी आयरलैंड हो गया। अब देखिए यहाँ पर, और कनाडा का संविधान से आपका जो हो गया ना, राज्यों के राज्यपाल के केंद्र द्वारा नियुक्ति। और संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, क्या लिया गया है, मूल अधिकार, मूल अधिकार लिया गया है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा किसके द्वारा जो है बनाई गई थी, तो ऑप्शन है पीसी महालनोबिस, और BK RB राव, और CN वकील, और BN गाडगिल। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई थी, यह बनाई गई थी PC महालनोबिस के द्वारा। अब यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास में विशेष जोर देने के साथ साथ तेजीकरण में औद्योगिकरण करना था। यह योजना 1993 में भारतीय सांख्यिकी विद प्रशांत चंद्र मोहनबिस द्वारा विकसित एवं आर्थिक विकास मॉडल पर जो है यह प्रस्तुत किया गया था। इस योजना ने लंबे समय तक चलने वाले आर्थिक विकास को अधिकतम करने के लिए उत्पादक क्षेत्रों के बीच निवेश और इष्टतम आवंटन को निर्धारित करने का प्रयास किया। कह रहा है कि एक कैलोरी तुल्य किसके बराबर होती है, तो 4.2 जूल, 0.42 जूल, और 420 जूल, और 4200 जूल। तो एक कैलोरी तुल्य किसके बराबर होती है, एक कैलोरी तुल्य बाप के बराबर होती है 4.20 जूल के तुल्य होती है। कैलोरी और जूल दोनों ऊर्जा के मापन इकाइयाँ हैं। ऊर्जा का एसआई मानक इकाई जूल होता है, जिसे ऊर्जा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब 1 मीटर के विस्थापन का 1 न्यूटन बल का प्रयोग किया जाता है तो 1 कैलोरी पारंपरिक रूप से वायुमंडलीय
दबाव द्वारा 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के साथ ही आवश्यक ऊर्जा का मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। कह रहा कि एक सूटकेस को ले जाना आसान होता है। सिर पर तो आप नहीं ले जाएंगे, यह तो आपके लिए आसान नहीं होगा। आपने यह सब अनुमान तो लगा ही लिया। हाथ में पकड़कर, क्या हाथ में पकड़कर आप आसानी से ले जा सकते हैं? हाथ में पकड़कर भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि हाथ दुखने लगेगा। और उसे उस पर आपका लोलर्स दे रखा है ना, हाँ, लोलर्स की सहायता से जो है, और ज़मीन पर घसीट के तो आपका बैग ही ख़राब हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा कि उस पर आपके जो पहिए लगे होते हैं ना, उसी को लोलर्स कहते हैं, वह स्थिर करके। तो सूटकेस की हाथ में या सिर पर रख ले जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण भार आपका आभास होता है, और जबकि ज़मीन पर घसीटने पर घर्षण बल के कारण खींचना बहुत मुश्किल होता है। और जबकि अगर हम सूटकेस को रोलर लगा ले जाने से आसानी होती है, क्योंकि रोलर सूटकेस के घर्षण को जो है नकारात्मक कर देता है। कह रहा भौतिक राशि जो बल और वेग के गुणनफल द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ऑप्शन है शक्ति, त्वरण, संवेग और ऊर्जा। तो भौतिक राशि जो बल और वेग के गुणनफल के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, शक्ति हो जाएगी, यानी पावर। अब देखिए पावर बराबर हमारा होता क्या है? पावर बराबर हमारा W/डेल्टा T होता है। अब बात करें तो भौतिक राशि जो बल और वेग के गुणनफल द्वारा प्रदर्शित की जाती है, उसे शक्ति कहते हैं। और शक्ति क्या होती है? तो शक्ति आपकी एक अदिश राशि होती है। यह ध्यान दिखिएगा कि शक्ति आपकी क्या है? ये आपकी एक अदिश राशि है, और प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को हम शक्ति कहते हैं। शक्ति कहते हैं ऊर्जा को ना ही हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही हम बना सकते हैं, इसे केवल आप एक दूसरे में बदल सकते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, और द्रव्यमान और वेग के गुणनफल का संवेग कहते हैं। ऑप्शन हम ए करेक्ट कर देंगे, शक्ति यानी पावर। आगे देखिए 12 नंबर कह रहा है सौर कुकर का कौन सा हिस्सा सीधे ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है? तो दर्पण और पारदर्शी आवरण वाली कांच का प्लेट, काली सतह और आयताकार आकार का डब्बा। तो सौर कुकर का कौन सा हिस्सा सीधे ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है? ऑप्शन बी हम लगा देंगे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि सौर कुकर का पारदर्शी आवरण वाली कांच की प्लेट सीधे ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित होती है। सौर कुकर में रोधक पदार्थ से बना एक बॉक्स होता है, जिसकी अतिरिक्त सतह काली होती है। इसके शीर्ष पर एक पारदर्शी आवरण वाली कांच के प्लेट से यह ढका हुआ होता है, और सौर कुकर में मौजूद पारदर्शी आवरण वाली कांच का प्लेट विकिरण को आसानी से सौर कुकर में प्रवाहित करती है, और यह विकिरण अवशोषित हो जाते हैं और कांच के माध्यम से वापस नहीं जा सकते हैं। ऑप्शन बी हम करेक्ट कर देंगे। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर सेल का एक प्रमुख लाभ है? तो कह रहा है यह एकल सेल 7 वाट से अधिक विद्युत शक्ति का उत्पादन कर सकती है। इसका उपयोग पूरे दिन किया जा सकता है। इसे दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है। यह सस्ता है। तो सौर सेल का प्रमुख लाभ क्या है? तो यह इसका क्या लाभ है? तो एक सौर सेल का प्रमुख लाभ यह होता है कि इसे दूर और दुर्गम यानी आपके कठिन क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है। सौर सेल फोटो वोल्टाइक प्रभाव के द्वारा सूर्य या प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्रदान करती हैं। यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से भी किसी भी प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित किया जा सकता है। इसकी दक्षता बहुत अधिक यानी 25% होती है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा धारा प्रवाहित होने वाले तार के निकट रखी हुई चुंबकीय कंपास की सुई विचलन दर्शाती है, और यह प्रदर्शित करती है कि विद्युत धारा प्रभाव निम्न है। तो कह रहा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है, और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, और विद्युत धारा का यांत्रिक प्रभाव है। तो 14 का विकल्प हम सी कर देंगे। देखिए जब विद्युत धारा किसी माध्यम में होकर प्रभावित होती है, तो वह एक चुंबकीय
परिक्षेत्र बनाती है। इस विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसलिए जब कंपास को उस माध्यम से पास लाया जाता है तो इसकी सुई जो है विचलन दर्शाती है। कह रहा कि अश्रव्य ध्वनि का पता इनमें से किसके द्वारा नहीं चल लगाया जा सकता है। तो मनुष्य है और है बेल मछली है, हाथियों है और गैंडों हैं। तो ऑप्शन देखिए मनुष्य द्वारा। किसके द्वारा? तो मनुष्य के द्वारा। अश्रव्य ध्वनि यानी जो ना सुनाई देने वाली ध्वनि, इससे मनुष्यों को द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य जो है आपका मनुष्य द्वारा केवल आपके 20 से आपका 20,000 20 से 20,000 हर्ट्ज तक इतना ही ध्वनि वह आवृत्ति वाली ध्वनि सुनी जा सकती है। इससे कम और या ज़्यादा वाली ध्वनि हम सुन नहीं सकते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता 2D है, यह किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा। तो आभासी, हासित और उल्टा, आभासी, अभिवर्धित और सीधा, आभासी, हासित और सीधा, वास्तविक, छोटा और सीधा। तो देखिए यह विकल्प हमारा कैसा कौन सा हो जाएगा। तो विकल्प सी हो जाएगा। यह आभासी, हासित और सीधा बनाएगा। यानी अगर p बराबर आपका कितना दे रखा है, तो p बराबर आपका -2d दे रखा है, -2d दे रखा है। और p बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 बटा हमारा हो जाएगा f, जो कि आपका सेंटीमीटर में है। और ये आपका हो जाएगा क्या, f बराबर हो जाएगा -100/2। और f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर आपका हो जाएगा -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यह क्या होता है, तो यह अवतल लेंस होगा और इसका प्रतिबिंब आभासी, हासित और सीधा होगा। तो ऑप्शन हम सी विकल्प इसमें करेक्ट कर देंगे। कह रहा NH3 में N की संयोजकता HCl में हाइड्रोक्लोराइड में यानी क्लोरीन संयोजकता में कितनी गुना अधिक है। ऑप्शन है 3 गुना, 4 गुना, 2 गुना और 5 गुना। ऑप्शन देखिए यह हो जाएगा आपका 3 गुना। यानी NH3 में N की संयोजकता HCl में Cl की संयोजकता 3 गुनी होती है। HCl में Cl की यानी क्लोरीन की संयोजकता आपकी 1 होगी। अगर बात करें Cl की यानी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन किसके, तो Cl की परमाणु संख्या कितनी होती है। परमाणु संख्या इसकी कितनी होती है, इसकी परमाणु संख्या 17 होती है, 17 होती है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 10 और 7, 17 होता है। कह रहा कि लवण Mg3PO4 का होल ट्वाइस के धनायन पर क्या आवेश है। तो +3 का, +4 का, +2 का और +8 का। तो अगर बात करें, देखिए ऑप्शन हम सी करेक्ट करेक्ट देंगे +2 का। यानी लवण यानी Mg3 + PO4 का होल ट्वाइस के धनायन पर आवेश आपका +2 होता है। आयन Mg2 पे आपका प्लस, और इस तरह आपका देखिए ऑप्शन सी हम करेक्ट कर देंगे। अब बात करें आयन में, देखिए किस में, तो आयन में यह आपका होता है क्या, Mg+2 और या आपका हो सकता है PO4 पे क्या हो सकता है, तो -3 यौगिक बनाने के लिए आपका गठबंधित Mg, यौगिक बनाने के लिए गठबंधित Mg PO4 का होल ट्वाइज है। और धनायन पर कुल आवेश कितना होता है, तो धनायन पर कुल आवेश होता है 3 और प्लस का 2, और यह बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो ऋणायन कुल आवेश कितना हो जाएगा ऋणायन का, तो ऋणायन का कुल आवेश हो जाएगा 2 -3 बराबर आपका हो जाएगा -6। अब ये धनायन कुल आवेश बराबर हो जाएगा ऋणायन पर कुल आवेश। तो ऑप्शन सी हम करेक्ट कर देंगे। 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित विलयनों में से कौन सा संदलित
सीपों के साथ तेज़ी से अपक्रिया करेगा और एक ऐसी गैस निर्मुक्त करेगा जो चूने के पानी को दुधिया कर देगा। तो KCl यानी जलीय है, आपका NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लवण जल विलयन है HCl, ये भी आपका जलीय है। तो अगर बात करें विकल्प, हम डी लगा देंगे। विकल्प डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। HCl विलयन संदलित सीपों के साथ तेज़ी से अपक्रिया करेगा और यह एक ऐसी नियुक्ति करेगा जो चूने के पानी को क्या करेगा, दुधिया करेगा, जिसमें आपका क्या होता है, तो CO3 और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस आपका 2CHL और HCl के बाद जब ये आप क्रिया करेगा तब क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2Ca और Cl2 प्लस आपका H2O और उसके साथ प्लस ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा एक विद्युत अपघट्य है, कह रहा कि एक विद्युत अपघटय है, एक धातु, एक प्रकाश विद्युत सेल, एक द्रव जो धारा को चालन कर सकता है, और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो 20 का ऑप्शन सी विकल्प हम करेक्ट कर देंगे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि एक विद्युत अपघटय वह द्रव होता है जो धारा का चालन कर सकता है, और विद्युत अपघटय एक ऐसा माध्यम है जिनमें आयन होता है जो विद्युत रूप से उन आयनों की गति के माध्यम से संचालित करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है संचालन नहीं करता है। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है, तो रेनिन, कैसिन और गैल्कोटोज और ग्लाइसिन। तो 21 का ऑप्शन बी हमारा कैसिन हो जाएगा कि दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन कैसिन है। यह कैसिन स्तनधारियों के दूध में पाए जाने वाला केस्को प्रोटीन है जो कैल्शियम के सिनेट के रूप में रहता है। दूध के अलावा सोयाबीन भी कैसिन पदार्थ पाया जाता है। इसमें 24% आपका अमीनो अम्ल होता है। इसका रंग आपका सफ़ेद और सफ़ेद से लेकर पीला तक होता है। कैसीन तनु और क्षारों और सांद्र अम्लों में विलय, जल में अविलय है। ऑप्शन बी करेक्ट कर देंगे इसका। बढ़ जाते हैं 22 में, कह रहा मछली के लीवर यानी लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, तो मछली के तेल यानी लीवर ऑयल, तो इसमें क्या प्रचुर मात्रा में होता है, तो विटामिन डी है, विटामिन ए है, विटामिन डी और ए दोनों है, या विटामिन ई है। अब 22 का, इसमें आपका देखिए दोनों विटामिन डी और ए इसमें आपके दोनों होते हैं। मछली के लीवर ऑयल में भरपूर मात्रा में विटामिन ए यानी रेटिनाल और डी दोनों होता है। सूर्य के प्रकाश से भी विटामिन डी जो है हमें मिलता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है आपका रेटिनाल होता है। और इसकी कमी से क्या होता है, देखिए इसका जो आपका रासायनिक नाम होता है वह रेटिनाल होता है। इसका रासायनिक नाम रेटिनाल होता है। और बात करें इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी कमी से हमें रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। और बात करें विटामिन डी का, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेराल। क्या है, तो कैल्सीफेराल। तो ऑप्शन हम सी करेक्ट कर देंगे। कह रहा है कि 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक प्रकाश रासायनिक स्मॉग का एक प्रमुख कारक है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोपेरॉक्साइड, ओजोन है, या पैराक्सी नाइट्रेट है। तो 23 का ऑप्शन सी हम कर देंगे, ओजोन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ओजोन प्रकाश रासायनिक स्मॉग का एक प्रमुख कारक होता है। स्मॉग एक पीला या काला कोहरा होता है जो वायु प्रदूषण के मिश्रण से बना होता है। इसमें मुख्य रूप से आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, यानी क्या होता है, तो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है और सल्फर डाइऑक्साइड होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है और आपका सल्फर ऑक्साइड होता है। और यह क्या होते हैं,
यह सब गैस होते हैं जो सूर्य के प्रकाश के साथ गठबंधन करके ओजोन यानी O3 आपका बनाते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा सूर्य और तारे इनमें से डैश डैश की उपस्थिति की वजह से चमकते हैं। तो सूर्य और तारे किसकी उपस्थिति की वजह से चमकते हैं? ऑप्शन में है गैस के, प्रकाश ऊर्जा से, विद्युत से या प्लाज्मा से। तो 24 नंबर की बात करें तो यह जो आपका चमकता है यह प्लाज्मा के कारण। किसके? तो देखिए, प्लाज्मा द्रव्य की पांचवी अवस्था होती है जो अत्यधिक उच्च ताप पर रहती है। सूर्य और तारों में द्रव्य प्लाज्मा के रूप में रहता है, जिसके कारण सूर्य और तारे जो हैं हमें चमकते दिखाई देते हैं। 25 नंबर कह रहा इन कौन सा उदाहरण थैलोफाइटा का सदस्य नहीं है? तो आपका यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगा इरा है, चारा है, चारा है और क्या है? तो ऑप्शन डी है, मार्कनीसिया है। तो ऑप्शन देखिए, अगर 25 नंबर विकल्प की बात करें तो 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मार्कनीसिया हो जाएगा। अब देखिए, मार्कनीसिया थैलोफाइटा का सदस्य नहीं है। मार्कनीसिया एक प्रमुख गण होता है जिसमें चपटे पौधे ज़मीन पर उगते हैं और ऊपर के उत्तके हरे होते हैं। इनमें हवा रहने की जगह रहती है तथा यह मुख्यतः भोजन बनाते हैं और नीचे के उत्तक तैयार भोजन संचय करते हैं। इसमें हमारा इसमें एक ऊपर की प्याली जैसा जेमा कप होता है जिसमें कई छोटे छोटे जेमा निकलते हैं। यह प्रजनन के कार्य के लिए विशेष प्रकार के साधन होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा स्पर्मा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बीज है और बीज पत्र है, फल है और पत्ती है। तो यह क्या होता है? तो आपका बीज होता है। क्या होता है? बीज होता है। स्पर्मा शब्द का अर्थ होता है बीज, और बीज एक परिपक्व बीजांड होता है जो निषेचन के बाद क्रियाशील होता है। बीज उचित परिस्थितियों जैसे वायु, जल, सूर्य प्रकाश आदि मिलने पर क्रियाशील होता है। बीजों को एक बीज आवरण होता है जो बढ़ने और विकसित होने के दौरान आपकी रक्षा करता है, और बीज के अंदर एक भ्रूण और बीज पत्र होता है। जो बीज बढ़ने लगता है तो भ्रूण एक हिस्सा पौधा बनाता है, जबकि दूसरा हिस्सा जो है जड़ों का निर्माण करती है। अब यहीं देखिए क्या कह रहा है, कह रहा आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को इसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो कार्निया है, नेत्र लेंस है और क्या है, पश्चमाभिकी है पेशी और आइरिस है। तो 27 का हम डी विकल्प लगा देंगे, आइरिस। अब देखिए, मनुष्यों और अधिकांश स्तनधारियों और पक्षियों में आइरिस आँखों में एक पतली गोलाकार संरचना होती है। आइरिस एक बीच एक छिद्र होता है जिसे आपका क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं, और यह नेत्र तारा कहते हैं। या तो नेत्र तारा कहते हैं या तो प्यूपिल कहते हैं। यह छोटा बड़ा हो सकता है तथा इनमें से इसी में से प्रकाश नेत्र आपका पक्ष खंड में प्रवेश करता है। कह रहा कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का आपका श्रावण को कहते हैं हार्मोन, उत्प्रेरक, शर्करा और एंजाइम। तो यह देखिए ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट कर देंगे कि देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो है श्रावण को हार्मोन कहा जाता है। इनमें सीधे रक्त में स्रावित किया जाता है और पूरे शरीर में आपका ले जाया जाता है। यहाँ ये केवल कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं जिनमें इन हार्मोन के लिए रिस्पेक्टर साइड होती है। कह रहा कि ISRO यानी इसरो से तात्पर्य क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पॉन्सर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो फुल फॉर्म पूछ रहा है आपका इसरो का। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि यह आपका क्या होता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बंगलुरु में। कहाँ पे? इसका मुख्यालय आपका बंगलुरु में है। और बंगलुरु कहाँ है? तो बंगलुरु आपका कर्नाटका में है। अब बात करें तो यह संस्था 15 अगस्त कब? तो यह संस्था आपकी 15 अगस्त सन 1969 को
1969 को स्थापित हुई थी और यह भारतीय संगठन का अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए कार्य करता है। कह रहा विश्व जल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ये तो आपका 20 मार्च, ये 10 मार्च, 12 मार्च और 22 मार्च। तो ऑप्शन डी हम करेक्ट कर देंगे कि 22 मार्च को जो है हर साल जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के सभी विकसित देशों में स्वच्छ एवं विकासशील देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। और ब्राज़ील में रियो डी जेनेरिया में वर्ष 1992 में इसे मनाने की पहल की गई थी। देखिए हम रीजनिंग सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे मैथ पे। अब कह रहा है देखिए 52 नंबर कि नीचे दिए गए प्रश्न में वह विकल्प आपको ज्ञात करना है जो प्रश्नवाचक का जगह लेगी। तो तलछटन का अर्थ आपका मृदा है, तो प्रदूषण का संबंध आपसे पूछ रहा है। तो आपसे ऑप्शन है गांव, नदियां, जंगल और शहर। तो अगर बात करें तो जिस प्रकार तलछटन मृदा से संबंधित होता है, क्या जैसे मृदा में ही आपका तलछटन होता है, सेम उसी प्रकार प्रदूषण नदियों से संबंधित है। किससे? तो प्रदूषण जो होता है वह नदियों से संबंधित है। ऑप्शन जो है बी हम करेक्ट कर देंगे। कह रहा कि प्रश्न युग्म के शब्दों के बीच के 53 नंबर प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा प्रश्न युग्म के शब्दों के बीच एक संबंध के आधार पर दिए गए विकल्पों में से सही युग्म का चुनाव करें। संदिग्ध का अविवादित दे रखा है, तो कष्टकारी का संतापी है, कलंक लगाना, मनहानि करना, कृपण, उदार, तीक्ष्ण बुद्धि और चिपकाओ। तो जो संबंध आपका संदिग्ध का अविवादित से है, आपको यही आपका चुनना है 53 नंबर में। अब देखिए संदिग्ध का विलोम क्या होता है। संदिग्ध का विलोम आपका अविवादित होता है। उसी प्रकार कृपण का जो आपका विलोम होता है क्या, तो आपका उदर होता है। क्या होता है? उदार होता है। कह रहा नीचे दिए गए स्ट्रिंग पर विचार करें और जो अक्षरों से बनी है कितने कितने स्वरों के ठीक एक व्यंजन है। तो कह रहा कितने स्वरों के बीच जो है ये आपका पहले एक व्यंजन है। आप देखिए यहाँ पे एक तो आपको यहाँ मिल जाएगा एल और यू, उसके बाद आपका एफ और आई, उसके बाद आपका कहाँ मिलेगा फिर जी और यू, उसके साथ ही आपको कहाँ मिलेगा टी और ओ, उसके बाद आपको कहाँ मिलेगा सी और ई, और साथ ही आपको कहाँ मिलेगा डी और आई। और निकलेगा? तो और नहीं निकलेगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए ना। 6 हो गए, 7 हो गए। 7 हो जाएंगे ना। देखिएगा आप यहाँ पर जी यू, यहाँ पर बी है, 7 टोटल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट कर देंगे। कह रहा नीचे दी गई, देखिए कह रहा नीचे दी गई स्ट्रिंग पर विचार करें और जो 0 से 9 तक की संख्याओं से बनी है विषम संख्या वाले स्थानों पर अंक 9 कितनी बार उपस्थित है। यही कह रहा था ना। अगर बात करें तो देखिए 9 कितनी बार उपस्थित है। तो अगर बात करें 9 कितनी बार उपस्थित है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए आपका 9 तो आपका कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है 9, यहाँ दिख रहा है। और विषम संख्याओं के जगह पर आपका 9 केवल मुझे लग रहा है केवल एक बार आया है। क्या आ रहा है? अगर उपरोक्त हमसे हमें स्पष्ट होता है कि विषम संख्याएं वाले स्थानों पर आपका 9 एक बार आया है, तो ऑप्शन देखिए हम जो है एक बार आपका करेक्ट कर देंगे। अगर देखिए नहीं समझ आया तो प्रश्न पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। ये कह रहा दी गई श्रृंखला में अगली संख्या आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? आपको नेक्स्ट संख्या आपको बताना है। अगर बात करें सबसे पहले तो हम 60 से और 90 का स्पेस देखें तो आपको कितने का, तो 1.5 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ है। उसके बाद 90 से 180 देखें तो यहाँ पे आपको 2 का मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलेगा। 180 से 450 का देखें तो आपका
2.5 का गुणा हुआ है। अब यहाँ पे हमें कितना करना है, फिर हमें यहाँ पे 3 का जो है गुणा करना है। अब 45 तियाँ, देखिए 45 तियाँ कितना होता है, 5 दिया 15 हासिल, 1 4 तियाँ 12, 1 13, तो आपका एक जीरो लगा देंगे, 1350 आ जाएगा। 1350 ऑप्शन नंबर हम सी लगा देंगे। कह रहा श्रेणी में फिर आपको अगली संख्या ज्ञात करना है। तो अगली संख्या ज्ञात करना है, तो आपको देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे। अगर हम यहाँ कर दें 5 गुणे कितना, 5 गुणे कर दें 3, 5 गुणे 3 करके +1 कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें 16 मिल जाएगा। 5 तियाँ 15 और +1 16 हो जाएगा। फिर उसी तरह हम क्या कर दें, तो 16 गुणे कर दें 3 और क्या जोड़ दें, 3 कर दें, 3 कर दें और 3 कर दें और प्लस का क्या जोड़ दें, प्लस का 3 जोड़ दें। तब देखिए 16 3 48 और 3 आपका कितना हो जाएगा, आपका 51 हो जाएगा। अब फिर देखिए 51 गुणे हम कितना कर दें, 51 गुणे हम कर दें 3 कर दें और इस बार कितना ऐड करें, तो हम इस बार ऐड 5 करते हैं। अपन 51 तियाँ आपका हो जाएगा कितना, क्या आपका हो जाएगा 158, ये हो जाएगा 158 हो जाएगा। अब फिर 158 का देखिए 158 गुणे कितना हो जाएगा, 158 गुणे 3 हो जाएगा और इस बार हम जोड़ यानी आपका 2 जो है प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 158 गुणे 3 यानी आपका हो जाएगा 481 आ जाएगा, 481। अब फिर देखिए 481 गुणा कर देंगे 3 और प्लस जो प्लस आपका कर देंगे 7 2 9, 9 करेंगे ना, 7 2 9। अब कितना आ जाएगा, तो 481 गुणे 3 प्लस का 9 कर देंगे तो 1452 आ जाएगा, 1452। अब देखिए 1452 केवल विकल्प नंबर बी में हमें दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है कि किस, देखिए कह रहा किस विशिष्ट कूट भाषा में आपको FRGH को इतना लिखा जाता है, तो XRAMB को इतना लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा में आपका ब्राउन को कैसा लिखा जाएगा। क्या दे रखा है आपका, देखिए आपका F दे रखा है और क्या है, तो R है, G है और क्या है, तो H है और K है। अब इसको लिखा क्या है, इसको लिखा है आपका देखिए D और A Z K और Y। अब इनकी प्लेस वैल्यू फटाफट हम लिख देते हैं। इनकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपकी इसकी 6 हो जाएगी, इसकी 18 हो जाएगी और इसकी 7 हो जाएगी, इसकी 7 हो जाएगी और इसकी 8 हो जाएगी और इसकी 11 हो जाएगी। डी की 4 हो जाएगी, ए की 1, जेड की 26, के की 11 और वाई की 25। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है आपका, अब देखिए आपका 7 4 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा इधर, और एक और एक और 7 आपका कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। और इसका आपका सीधा ऐसे दे रखा है जेड का। तो सेम विकल्प को ब्राउन को हम देखेंगे, ब्राउन को अगर इसी यही पैटर्न हम फॉलो करें ब्राउन में, तो देखिए ओ का आपका एच आएगा, सीधा का सीधा ओ का एच आएगा। अगर हम देखें तो हम जो है विकल्प नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका पैटर्न आप फॉलो करेंगे, यह पैटर्न आप फॉलो करेंगे। अब यहीं देखिए एफ से F6 पे होता है, वाई आपका 25 पे होता है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे आपका कितना माइनस हो रहा है, यानी प्लस माइनस होके आपका यही उत्तर आएगा विकल्प नंबर सी। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनना है, तो इनमें से आपको विषम अक्षर चुनना है। तो 59 प्रश्न है ना,
तो अगर हम देखें तो आपका कितना दे रखा है, एच है और क्या है, के है और पी है और डब्लू है। अब एच की प्लेस वैल्यू हमारी 8 होती है, के की 11 होती है और पी की 16 होती है और डब्लू की हमारी 23 होती है। अब 8 3 हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 11 और 4 कितना हो जाएगा, तो 8 और 3 यानी पी है ना आपका 5 जाएगा, 5 जाएगा ना, हाँ 5 जाएगा, 5 इधर आ गया। अब देखिए फिर हम देखा पी से 16 से 23 तक जाएंगे तो हमें 7 आपका +7 हुआ है। अब ये तो आपका 3 5 7 इसमें मिल गया। अब ध्यान से देखिए 3 5 7 इसमें मिल गया। अब आपका क्या है, एस है, बी है और बी है और क्या है, तो फिर आपका एच है। एच है इसका देखते हैं, तो एस हमारा 19 पे होता है और बी हमारा 22 पे होता है और बी हमारा 2 पे होता है और एच हमारा 8 पे होता है। अब 19 से 22 की तरफ चलते हैं, वो कितने पे, 19 से 22 की तरफ चलते हैं तो हमें कितने का डिफरेंट मिल रहा है, 19 से तो हमें 3 का डिफरेंट मिल रहा है, 3 का मिल रहा है। अब 22 से 2 पे चलते हैं, तो भी से हम चलते हैं किस पे, आपका बी पे, तो हमें देखिए हमें 6 का डिफरेंट मिलेगा। अब 2 से 9 तक चलेंगे तो हमें 6 का डिफरेंट मिलेगा। अब इसमें 3 और 6 6 हो रहे हैं। बाकी ऑप्शन देखते हैं तो ए और 4 और कितना 9, 9 और 16, तो इसमें देखिए आपका 3 का डिफरेंट और 4 और 9 यानी 5 का डिफरेंट और उसके बाद 9 से 16 पे जाएंगे तो इसमें आपका 7 का डिफरेंट, 3 5 7 इसमें भी दिख रहा है। यानी अब देखिए इसमें अगर बात करें, देखिए 3 5 7 इसमें भी आएगा, लेकिन अब ऑप्शन नंबर बी में यहाँ देखिए आपका 3 6 6 का जो है हमारा विकल्प मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा विषम हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विजय की इकलौते बेटे शिवेश की माँ आनंदी की बहन और अंबिका की माँ की अमुथा है और शिवेश का अंबिका से क्या संबंध है। अब यहाँ शिवेश है, कौन है, यह शिवेश हो जाएगा। अब शिवेश जो है किसका बेटा है, तो शिवेश जो है वह विजय का बेटा है, विजय का बेटा हो गया। अब शिवेश शिवेश की क्या हो जाएगा, तो शिवेश आनंदी, शिवेश और आनंदी, यानी इस तरह से जब देखिए डायग्राम तो थोड़ा बड़ा बनेगा, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा कि शिवेश का अंबिका क्या हो लगेगी, नेफ्यू यानी भतीजी लगेगी। ऑप्शन बी हम करेक्ट कर देंगे। कह रहा एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अब 8 किलोमीटर वह पूर्व की ओर चल रहा है, तो पूर्व आपका इधर होता है, तो हम 8 किलोमीटर पूर्व की ओर उसे चला देते हैं। फिर कह रहा है कि दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब उसका दाहिना नीचे की साइड होगा, नीचे वह मुड़ा, नीचे वह मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है कि एक बार फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ जाएगा तो इसके बराबर आ जाएगा वह 8 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है तो 5 किलोमीटर चलता है, यानी जहाँ पे था वह दोबारा उसी पे आ गया। फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, उसका बायां जो मुड़ेगा तो वह 3 किलोमीटर चलेगा, यानी इतना यहाँ चला 3 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण और घूमता है और 7 किलोमीटर चलता है, तो 5 यहाँ तक हो गया और 2 आपका इधर हो गया, यानी यह आपका यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा,
तो 7 हो जाएगा दक्षिण की तरफ। फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ता है तो वह 3 किलोमीटर चलता है, यानी इसके बराबर आ गया, 3 किलोमीटर चलता है। अब क्या क्या रहा है कि अंत में दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो अंत में दाएं भी मुड़ जाता है, नहीं सीधे नीचे की ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। तो अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? अब शुरुआती बिंदु से, तो अब देखिए ये उसकी शुरुआती बिंदु है। तो 7 तो आपके इधर हो गए, और 7 और 3 आपके इधर, 3 नहीं 2, कितना हो जाएगा? देखिए 7 तो आपका यहाँ से यहाँ तक का है, 7 आपका यहाँ से यहाँ तक का है। अब यहाँ से यहाँ तक का है। अब फिर वह 2 कितना मुड़ा था? तो 2 किलोमीटर वह आपका नीचे की साइड मुड़ा था, 2 आपका यहाँ पर था। तो 7 और 2 हमारा 9 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, ए बी से छोटा है। क्या कह रहा है? 62 नंबर है ना। ए बी से छोटा है लेकिन सी से बड़ा है, ई डी से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है, सी डी से बड़ा है लेकिन ए से छोटा है। तो पांचों में से कौन सबसे छोटा है? अब देखिए यहाँ पे डी छोटा होगा, सी और आपका देखिए डी आपका छोटा होगा किससे? डी आपका सबसे छोटा होगा, डी आपका सी, ए और ई से। और बड़ा किससे होगा? तो बड़ा जो होगा वह डी से। तो अंत में पांचों में से सबसे छोटा कौन सा निकलेगा? सबसे छोटा डी निकलेगा। ऑप्शन सी करेक्ट कर देंगे। अब कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है, कह रहा कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं? तो कथन देखिए क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कि सभी पटाखे खिलौने हैं। सभी पटाखे सभी जो पटाखे हैं, एक मिनट, सभी जो पटाखे हैं वो क्या है? तो खिलौने हैं, खिलौने हैं। अब फिर कह रहा है कि कुछ पटाखे रॉकेट हैं। कुछ पटाखे क्या हैं? कुछ पटाखे जो हैं वह रॉकेट हैं, ये रॉकेट हो गया। और सभी रॉकेट वायुयान हैं। सभी जो रॉकेट क्या है? तो वायुयान आपका है, वायुयान। अब देखिए निष्कर्ष कह रहा है कुछ खिलौने वायुयान हैं। तो खिलौने आपका यहाँ पर है, वायुयान यहाँ पर है। तो क्या सत्य हो जाएगा? यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ रॉकेट आपके खिलौने हैं। आपका रॉकेट देखिए, रॉकेट आपका यहाँ पर है और खिलौने यहाँ पर हैं, तो बिल्कुल ये भी सत्य हो जाएगा। कह रहा कोई खिलौना आपका वायुयान नहीं है। तो कोई, तो आपका यही देखिए आपका असत्य हो जाएगा। तो हमारा पहला और दूसरा जो है अनुसरण कर रहे हैं, पहला और दूसरा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन कहाँ है पहले और दूसरे का। तो पहला और दूसरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है उस बेन आरेख का आपको चयन करना है जो निम्न वर्गों के मध्यम को संबंध को सर्वश्रेष्ठ तरीके से निरूपित करता है। इलायची, मसाले और धनिया के बीज। और भी ऑप्शन देख लीजिए, इलायची, मसाले, धनिया के बीज। अब देखें तो ऑप्शन नंबर इसमें यह क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, ये आपका, यह क्या हो जाएगी? ये जो आपका हो जाएगा, देखिए ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन आपका सभी हो जाएगा। ये पोर्शन आपका सभी हो जाएगा। और ये वाला जो आपका पोर्शन है ये क्या हो जाएगा? ये आपका कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। और तीसरा पोर्शन क्या है? तो ये आपका कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस संबंधों को दर्शाते हैं। तो जैसे आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये बी वाला। अब बी वाला देखिए यह क्या हो जाएगा? ये वाला तो आपका इलायची हो जाएगा।
ये वाला आपका इलायची हो जाएगा। और ये वाला बॉक्स क्या हो जाएगा, तो धनिया के बीज और मसाले, धनिया के बीज और आपका क्या हो जाएगा, तो मसाले हो जाएगा। कह रहा दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उन प्रश्न अक्षरों को चयन करें जो प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। अब डी में देखिए, डी 4 पे होता है, 1 मिनट। अब यहीं देखिए, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, जी की 7 होती है, एल की 12 होती है और एन की 14 होती है। अब यहीं देखिए, पी की 16 होती है और जेड की आपकी एक्स की आपकी 24 होती है और एस की 19 होती है और जेड की 26 होती है। एच की कितनी होती है, एच की 8 होती है, पी की 16 होती है, के की 11 होती है और आर की 18 होती है। अब अगर हम यहाँ देखिए, अगर हम डी में 3 जोड़ दें, अगर डी में 3 जोड़ दें तो हमें 7 मिल जाएगा। और देखिए फिर हम क्या करें, तो अगर हम जी में 5 जोड़ दें, जी में 5 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, जी में 5 जोड़ दें तो जी 7 पे 7 5 12, 12 पे हमारा क्या होता है, एल होता है। उसके बाद तो अगर बात करें, देखिए आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस प्रश्न के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनना है। 1 2 3, 3 तो आपका इधर तो है नहीं, इसमें आपको ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन हम विकल्प सी लगा देंगे। 1 2 3 4, यहाँ पे आपका 3 डॉट दिख रहे हैं ना, इसमें आपके 4 डॉट दिख रहे हैं, बाकी आपका किसी में नहीं दिख रहा है, यही आपका ट्रिक है। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, 67 कि जब दर्पण को एमन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति में सही दर्पण का प्रतिबिंब बताना है। तो आपका ध्यान दीजिएगा, ये ई जो दे रखा है और पी दे रखा है, इन्हीं से आपका क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। अब देखिए ई हमारा किस कदर हो जाएगा, ई हमारा इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो ई हमारा किस तरह से हो जाएगा, तो ई हमारा जो है इस तरह से हो जाएगा, ई इस तरह से हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, तो पी जो हमारा हो जाएगा वह इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये आपका ऑप्शन तो कट गया। अब आगे देखें, उसके बाद आपका 7 है, 7 को ध्यान दीजिए, 7 आपको कैसे दिखेगा, तो ये आपका देखिए, ये वाला विकल्प डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप खुद जो है वीडियो को पॉज करिए, पहले वीडियो को क्या कीजिए, पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन जो है लगाइए, फिर वीडियो को जो है प्ले की करके आगे बढ़ें। कह रहा 5 आकृति दी गई हैं जिनमें से 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है, उसी आकृति को जो है समान जो है उसी असमान है उसी को चुनना है। अब इसको असमान आपको चुनना है 68 में। तो अब देखिए विकल्प नंबर सी को देखिए, विकल्प नंबर सी, अगर सभी को छोड़ दें क्या, तो अब देखिए क्या करें, तो अर्धवृत्त के ऊपर आपका पिनों की संख्या दे रखी है, इसमें कितनी है, तो 2 पीने हैं, इसमें कितनी है, तो 4 पीने हैं, और इसमें आपकी 3 पीने हैं, और इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 पीने हैं, इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5,
अब यहाँ देखिए आपका 2 है तो 2 हो गया, और 4 है तो आपका 4 हो गया। इसमें आपके 6 हैं, जैसे सी वाले में आपके 6 हैं। ये जो आपके पिन दे रखे हैं 6 हैं, इसमें देखिए इसमें 6 हैं तो आपका 6 दर्शा रखा है। लेकिन इसमें आपका देखिए कितने हैं, आपका ये गोले आपका देखिए 3 और 2 5, लेकिन ये आपका पिन जो है आपका 6 है। इस वजह से विकल्प नंबर सी हमारा असमान हो जाएगा। पहले 4 आकृतियों में दी गई, जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से एक समान है और एक उनमें से असंगत है, उसी असंगत आकृति को चुनना है। तो ये वाली आकृति आपकी जो है असंगत हो जाएगी। कौन सी? तो 69 जो आपका देखिए, अगर आकृति सी को छोड़कर अन्य अर्धवृत्तों के ऊपर कौन सा है, 69 नंबर है ना, विकल्प इसमें बी होना चाहिए, बी वाला, ये वाला। अब देखिए, आप अगर बात करें तो बी को छोड़कर सभी में कलंकित भाग एक समान है। क्या है? कलंकित भाग। आप देखिए यहाँ से आपका ये आपका भाग, और इसी तरह इसमें से यह वाला भाग सामने है, और ये आपका कोने पे है। लेकिन इसमें देखिए आपका एक लंबा सा दे रखा है ना, यही इस वजह से इसका जो है असंगत हो जाएगा। कह रहा उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति इस भाग के रूप में अंतर्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। ये वाली आकृति आपको कहाँ नज़र आ रही है? तो अब ये वाली आकृति देखिए, ऑप्शन नंबर ए ही में यहीं पे आपको नज़र आ रही है। देखिए यहाँ से अगर हम चलते हैं, यहाँ से चलें, इस तरह से आएँ, फिर आपका इस तरह से आएँ, फिर यहाँ से आपका देखिए यह बॉक्स बनेगा, फिर ये वाला जाएगा और इस तरह से ये आपका यहाँ आएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 71 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने आयत हैं। आयतों की संख्या बतानी है 71 नंबर में। तो आयतों की संख्या अगर हम बात करें तो इसमें आयत कितने हो जाएंगे? आयत आपके कितने हो जाएंगे? तो एक तो आपका देखिए ये वाली आयत बनेगी, एक तो ये बनेगी, 2 आयत तो यहाँ दिख रही है। अब 2 के बाद आपको कौन सी आयत निकलेगी? तीसरी ये वाली हो जाएगी, और एक आपको बड़ी वाली, यानी टोटल इसमें आपके 4 ही आयत निकलेंगे। कह रहा कि दी गए, देखिए दिए गए अव्यवस्थित क्रम है, इन शब्दों को व्यवस्थित क्रम में लगाएं और उचित विकल्प का चयन करें। तो उपचार है, सुधार है, वायरस है, लक्षण है और संक्रमण है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हम जो है वायरस, क्या होगा? सबसे पहले वायरस होगा। वायरस से हम क्या होंगे? तो वायरस से हम संक्रमण होंगे। वायरस से हम संक्रमण होंगे, और संक्रमण होने के बाद क्या होगा? उसका कुछ लक्षण होगा। क्या होगा? उसका कुछ लक्षण होगा। तो लक्षण के बाद क्या होगा? तो लक्षण के बाद हमारा उपचार होगा, और फिर हमें सुधार मिलेगा। क्या होगा? हमारा उपचार होगा, फिर हमारा सुधार मिलेगा। ऑप्शन डी करेक्ट कर देंगे। अब यहीं देखिए क्या कह रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, मुंबई भारत में है। और गेटवे ऑफ इंडिया भारत में है। तो क्या कह रहा है निष्कर्ष? कि गेटवे ऑफ इंडिया भारत में है। तो कह रहा गलत है, संभवतः गलत है, संभवतः सही है, और डी आपका सही कह रहा है। तो देखिए हम विकल्प डी हमारा यह सही हो जाएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया जो कहाँ है, मुंबई में है, और मुंबई आपका भारत में है। अब यहीं देखिए क्या कह रहा है, गोपी हैलो की पश्चिम में 2 मीटर दूर है, जो इंदु के दक्षिण में 4 मीटर है। यानी देखिए गोपी हैलो के पश्चिम में है। गोपी कहाँ है? तो देखिए 1 मिनट पहले पूरा क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं इसको लगाता हूँ। नहीं, या तो बना ही लेते हैं। देखिए 1 मिनट, यानी इस तरह से आपका आएगा। अब ये कौन कहाँ ये कौन हो जाएगा यहाँ पे? तो गोपी यहाँ पे हो जाएगा, गोपी यहाँ पे हो जाएगा, और हेलो यहाँ पे हो जाएगा, हेलो, हेलो यहाँ पे हो जाएगा, और फिर आपका इंदु, इंदु यहाँ पे हो जाएगी, इंदु यहाँ पे हो जाएगी। अब ये 2 किलोमीटर आपका पूरब में है, और 4 किलोमीटर आपका यहाँ पर इधर है।
तो अब देखिए क्या पूछ रहा है, वो ऑप्शन पर चलते हैं। कह रहा है लेन, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है लेन दल्लू के उत्तर में 5 मीटर दूर है और गैली के पश्चिम में 2 मीटर दूर है। हेलेन इंदु के दक्षिण में है। तो कौन सा कथन जो है प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपका पर्याप्त है? तो देखिए हमारा इसमें विकल्प नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि कथन एक में ही दिया गया डेटा अकेला ही है प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त, जबकि कथन जो आपका दे रखा है वह डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस वजह से विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। आज का लास्ट प्रश्न होगा, उसके बाद हम मैथ देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि बाएं छोर से ए का स्थान क्या होगा। कह रहा ए पंक्ति के दाएं छोर से 10वां है। कहाँ से? तो आपका लेफ्ट से और राइट से कितना है? तो 10वां है। अब बाएं छोर से ए का स्थान क्या हो जाएगा? बाएं छोर से ए का स्थान आपका 15 हो जाएगा। माइनस का 10 कर देंगे और आपका कितना हो जाएगा? तो 10 कर देंगे और प्लस का कितना कर देंगे? प्लस का 1 कर देंगे। तो ये आपका 6वां हो जाएगा। यानी दोनों पर्याप्त सूचनाएं, यानी विकल्प बी हम करेक्ट कर देंगे। डेटा मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अब ये देखिए गणित का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से 11 द्वारा विभाज्य कौन सा है? तो 11 द्वारा विभाज्य, तो बात करें तो 11 के विभाज्य के लिए हम क्या करेंगे? तो वैकल्पिक का अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग करते हैं तो आपका देखिए 9 9 18 और 18 2 20 और 8 8 28 28 6 आपका कितना हो जाएगा? 2 9 1 जो इसका आपका कितना हो जाएगा? तो 23 हो जाएगा। कितना? 23 हो जाएगा। अब 23 में से क्या करेंगे? -12 कर देंगे, जो कि 11 से आपका विभाज्य हो जाएगा। बाकी इनका देखिए ये आपका नहीं होगा, ये नहीं होगा। कह रहा जब एक संख्या को 7611 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 91 रहता है। तब जब उसी समय 59 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? अब इस तरह से क्या हो जाएगा? तो भाज्य बराबर हमारा क्या होता है? देखिए भाज्य बराबर क्या होता है? तो भाज्य बराबर हमारा होता है भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल और भाजक गुणे भागफल, और उसके बाद प्लस हमारा क्या होता है? प्लस हमारा होता है शेषफल, शेषफल। अब इसी पे रखेंगे तो अब भाज्य कितना दे रखा है? भाज्य हमारा 7611 एक्स दे रखा है और प्लस कर देंगे 91, प्लस 91 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 7611 प्लस का 91, 91 को जब हम 59 से जो है विभाजित करेंगे, 59 से जब विभाजित करेंगे तो 7611 और एक्स और प्लस का 91। अब इसको विभाजित करेंगे किससे? तो 59 से, 59 से विभाजित करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 129 एक्स प्लस का 1 हो जाएगा। अभी अपशिष्ट कितना निकल के आएगा? तो आपका 32 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर देंगे। शेषफल आपका 32 निकल के आएगा। कह रहा एक दुकानदार के पास अलग अलग गुणवत्ता वाले तेल की 3 किस्में हैं। पहली गुणवत्ता का जो है आपका, पहली गुणवत्ता को 425 लीटर, दूसरी गुणवत्ता का 459 लीटर, तीसरी का गुणवत्ता का 493 लीटर। तो समान आकार की बोतलों का न्यूनतम संभावित जो है संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें विभिन्न गुणवत्ता के अलग अलग तेल के बिना मिश्रण के भरा जा सके। अब इसमें देखिए आपका सबसे पहले हम इनका गुणनखंड कर देंगे। तो 425 का गुणनखंड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 गुणे 5 और गुणे आपका कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। उसके बाद 459 का, 459 का करेंगे तो 459 यहाँ दे रखा है तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे आपका कितना हो जाएगा? तो 17 हो जाएगा। उसके बाद 493 का करेंगे, 493 का क्या आ जाएगा? तो 493 का 17 गुणे आपका 29 कर देंगे। अब देखिए इनका मैसअप है, अगर हम देखें तो 17 आपका सभी में कॉमन दिख रहा है। क्या? तो आपका एम मैं स पे देखें, क्या देखें? तो मैं स और पे,
तो इनमें सभी में आपका 17 जो है कॉमन आ रहा है, तो ये आपका महत्तम समावर्तक हो जाएगा। अब 425 में देखिए, 425 में अगर हम 17 से डिवाइड करें तो हमें कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। उसी प्रकार हम 459 में फिर अगर हम 459 में अगर हम फिर जो है 17 का भाग दें तब हमें कितना मिल जाएगा, यह आपका 27 बार में जाएगा। अब बटा कौन, तो 493 बचा। अब 493 में फिर 17 से हम डिवाइड करें तो 7 सत्ते 49, यानी आपका 7 दूना 14, तो आपका तो कितना बचेगा, तो आपका 29 आ जाएगा। अब पूछ हमसे क्या रहा, तो अलग अलग तेलों के बिना मिश्रण का भरा जा सकता है। अब इनको जोड़ देंगे, 29, 25 और 27 को ऐड कर देंगे, तो इनको ऐड करने के बाद 81 आ जाएगा। यानी 29 को जोड़ देना है 27 को और 25 को, आपका 81 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब 34 नंबर आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, आपको घर से जो है करके फिर आपको कमेंट में बताना कि इसका उत्तर क्या आएगा। आनंद, बाबू और चंदू को 5625 के नगद पुरस्कार मिले। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको कमेंट में बताना कि 34 नंबर का प्रश्न का उत्तर आपका क्या आएगा। अब चलिए 35 नंबर में आपको लेके चलता हूँ। कह रहा 320 का 20% अच्छी है, 460 का 40% एक्स के, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। अब देखिए क्या कह रहा है, एक्स का कितना बता रहा है, एक्स का 40% बटा आपका 100 हो जाएगा। अब गुड़ा क्या हो जाएगा, गुड़े 460 माइनस आपका हो जाएगा 20 और बटे आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये आपका कितना बता रहा है, तो 320 है, 320 है। अब ये देखिए कितना आ जाएगा, 184 माइनस 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट कर देंगे। अब यहाँ देखिए आपको ये वाला हल करना है। हल करने के लिए क्या करेंगे, तो हल करने के लिए 1296 324 से हल करना है और 2916 को 324 से भाग देना है। तो भाग देंगे तो देखिए जब भाग देंगे इसको, तो भाग देने के लिए आपका क्या बचेगा, तो 3.6 बचेगा और इधर आपका भागा हो जाएगा 1.8 और इनटू आपका हो जाएगा 5.4 और भागा क्या हो जाएगा, आपका 1.8 हो जाएगा और प्लस का आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 3.6 और भागा 1.8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। गुड़ा कितना हो जाएगा, तो 3.6 और भागा 1.8 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका भागा 1.8 से 3.6 में देंगे तो 2 बार में जाएगा, गुड़े इसका आपका कितना 3 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा, इसका आपका आ जाएगा 2 गुड़े 2 हो जाएगा और इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका आपका हो गया ना, तो 3 दूना 6 और 2 दूना 4, कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ऑप्शन देखिए बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा पी क्यू आर का औसत वजन 51 किलोमीटर है, 51 है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी 2-4 क्वेश्चन बचे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हीं का आपको जो है मैं पीडीएफ के तौर पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी मैथ आप देख लीजिएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें।